छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ईस्वी 1552 से 1597 के समय काल में अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली सामंत थे। वह पुणे, साकन और इंदापुर के देशमुख थे। मालोजी के बेटे शाहजी भोसले भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में प्रभावशाली सामंत थे। इन्हीं शाहजी भोसले के घर माता जीजाबाई की कोख से 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में वीर हिंद केसरी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। माता जीजाबाई जादव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो कि अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम एकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का विशेष प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली। वे उस समय काल के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो रही थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का एक संगठन बनाया। शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निंबाड़कर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुल 8 विवाह किए थे। ये सभी वैवाहिक संबंध राजनीति के लिए अति आवश्यक थे। इन्हीं वैवाहिक संबंधों के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की थी। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। मावला मावल प्रदेश के लोगों को कहा जाता है। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है और लगभग 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ में सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिस पर शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अपना अधिकार किया। उसके बाद तोरना का दुर्ग, जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर यह खबर भिजवाई कि वह पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार है और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह क्षुब्ध हुआ। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बगैर अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और बीजापुर रियासत को नियमित दिया जाने वाला लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने साकन के दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया और इसके बाद कोंडाना के दुर्ग पर भी अधिकार हो गया। शाहजी राजे को पुणे और सुपा की जागीरदारी दी गई थी। सुपा का दुर्ग उनके संबंधी
बाजी मोहिते के हाथ में था। शिवाजी महाराज ने रात के समय सुपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उनकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इसी तरह पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उनके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। दो भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 1647 ईस्वी तक वे साकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने अंबाजी सोनदेव के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। अंबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहाँ के प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो गोलकुंडा का शासक था और वह आदिल शाह का शत्रु भी था। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। शाहजी महाराज की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजे ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। पर इस क्रम में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था। ये राज्य सातारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था। यहाँ का राजा चंद्रराव मौर्य था, जिसने ये जागीर शिवाजी से ही प्राप्त की थी। शिवाजी ने मौर्य शासक चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा, पर चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया था। सन 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मौर्य और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की, पर अंत में वे बंदी बना लिए गए। पर चंद्रराव किसी तरह भाग निकलने में सफल रहे। स्थानीय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध किया, पर वे विरोध को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संगठित 8 वंशों की संपत्ति मिल गई। इसके अलावा कई मावल सैनिक और मुरारबाजी देशपांडे भी शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय हिंदू धर्म के विरोधी 2 दुश्मनों से एक साथ जूझना पड़ रहा था। एक बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत तो दूसरी दिल्ली की मुगल सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था और उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और औरंगजेब ने इस अभियान में छत्रपति शिवाजी महाराज से मदद मांगी, मगर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर ही गावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नर नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ
200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचा दी। क्योंकि शिवाजी महाराज इस हिंदू विरोधी लुटेरों की मानसिकता से भली भांति परिचित थे। वह अपने घर में चूहों को निकालने के लिए सांप घुसाना नहीं चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करके बाद में मुगल साम्राज्य का शहंशाह बन गया। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की डवाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, पर जंजीरों के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर भी अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी के संरक्षण में 40 दुर्ग आ चुके थे। इधर औरंगजेब के आगरा लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्ला भठारी उर्फ अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल खान ने 1,20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ 1659 में शिवाजी पर चढ़ाई कर दी। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के निकट 30 किलोमीटर उत्तरवाई सिरवल के पास आ गया। अफजल खान का मानना था कि हिंदू देवस्थानों की तोड़फोड़ और हिंदुओं पर अत्याचार की खबर पाते ही शिवाजी उनसे लड़ने हेतु मैदानी इलाकों में आ जाएंगे, पर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रुके रहे, क्योंकि वह अफजल खान की मंशा से भली भांति परिचित थे। थक हार कर अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो सुल्तान उन्हें उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद भी प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार उस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को यह वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने पास दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तु स्थिति का जायजा लेने अफजल खान के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खान शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खान को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खान को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खान ने अपनी कटार से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खान को अपने वस्त्रों में छिपाकर रखे हुए वाघ नखों से चीर कर मार डाला। 10 नवंबर 1659 में अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर भी अधिकार करने के साथ ही उन्होंने रुस्तम खान के आक्रमण को भी विफल कर दिया। इससे राजापुर तथा दाऊल पर भी उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुरी सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के
अंधकार का लाभ उठाकर वे वहां से निकलने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया। राजापुर को लूट लिया गया और संगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्दी जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया और इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। सन 1665 में हुई संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासन की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दाउल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ गए। शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार शामिल हो गए थे। दिल्ली में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खान अपनी 1,50,000 सैनिकों की फौज लेकर सुपन और साकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान तो खिड़की के रास्ते बस निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खान के पुत्र अबुल फतह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद न कर पाने के कारण खान के जनान खाने की बहुत सी औरतों को मार डाला। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाहजादा मुअज्जम को शाइस्ता की जगह लेने भेज दिया। मगर 3 साल तक शाइस्ता खान ने 1,50,000 सैनिकों की विशाल फौज लेकर शिवाजी महाराज का पूरा साम्राज्य जलाकर तबाह कर दिया था। इस नुकसान का हर्जाना वसूल करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ कर दिया। गुजरात का सूरत शहर उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ माना जाता था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार भी। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रिय बहन शाह बेगम जहानारा सूरत की जागीरदार थी। एक प्रकार से सूरत मुगल सल्तनत का आर्थिक केंद्र भी था। शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा, जिनके द्वारा मुगलों को पाला पोसा जाता था। सूरत पर आक्रमण करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के सम्मुख प्रत्यक्ष आकर कड़े स्वर में ये चेतावनी दी थी कि आम नगरजन को किसी भी अवस्था में परेशान करना स्वीकार्य नहीं होगा, और इसीलिए आम लोगों को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट गए। इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है। उस समय तक यूरोपियन व्यापारी भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खान के स्थान पर गियासुद्दीन खान को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उप सेनापति जोधपुर के राजा जसवंत सिंह राठौड़ की जगह दिलेर खान और जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। मिर्जा राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपियन शक्तियाँ तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने हार की संभावना को देखते हुए संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग
बस जाएंगे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख हून सालाना थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे, पर उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख हून अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रति वर्ष 5 लाख हून का राजस्व भी वे मुगलों को देंगे। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब के दरबार में आना, दरबार में किस प्रकार उनका अपमान किया गया और परिणाम स्वरूप मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने ही शिवाजी महाराज के द्वारा सिंह गर्जना करते हुए निकल जाना तथा शाही फरमान से शिवाजी महाराज को नज़र कैद करना और उस नज़र कैद से शिवाजी कैसे निकल सके, ये संपूर्ण चित्रण आप विस्तार से सुनना चाहते हैं तो आपको हमारा आने वाला वीडियो मुगलों के दरबार में शिवाजी की सिंह गर्जना देखना होगा। औरंगजेब शिवाजी महाराज की इस प्रतिक्रिया से क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नज़रबंद कर दिया तथा उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, परंतु अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों वहां से निकलने में सफल रहे। 17 अगस्त 1666 के दिन संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए एवं पूरी होते हुए 2 सितंबर 1666 में सकुशल वह राजगढ़ पहुंच गए। इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह पर संदेह करके उनकी हत्या विष देकर करवा डाली। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी एवं शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे को 5000 की मनसबदारी दे दी गई और शिवाजी को पूना, चाकन और सुपा का जिला वापस लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। इस लूट में 132 लाख की संपत्ति शिवाजी महाराज के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। सन 1670 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। सन 1677 से 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बम्बई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, वेल्लारी, त्रिशूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को भारत माता के वीर सपूत एवं सनातन धर्म रक्षक हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इलोक से अपनी लीला समेट ली।